सुबह जब घर के आंगन में बैठी शोभा देवी और उनके पति मोहन जी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मोहन जी मोबाइल पर प्रवचन सुन रहे थे और शोभा देवी अपने पोते के लिए स्वेटर बुन रही थी। तभी उनका बड़ा बेटा पंकज उनके सामने आया और बोला, माँ, पिताजी, मुझे विदेश में नौकरी मिल गई है। अब आप देखना, मैं विदेश जाकर कितना पैसा कमाता हूँ। मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। जैसे ही पंकज ने यह बात कही, शोभा देवी के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ चिंता के भाव भी तैरने लगे। मोहन जी ने ऐनक उतारकर मेज पर रख दी और बेटे को ध्यान से देखने लगे। क्या कह रहा है बेटा? विदेश में नौकरी? मोहन जी की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। पंकज ने पास आकर अपनी माँ का हाथ थाम लिया। हाँ माँ, वही तो। देखो, ये ऑफर लेटर है, अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी। महीने की तनख्वाह यहाँ की तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा। अच्छी बात यह है कि अमेरिका की जिस कंपनी में मुझे नौकरी मिली है, उसकी ब्रांच भारत में भी है। मैं वहाँ 3 से 4 साल ही काम करूंगा। इतने समय में ही मैं बहुत सा पैसा बचा लूंगा। फिर यहाँ ट्रांसफर ले लूंगा आपके पास। आप लोग फिक्र मत करो। मोहन जी ने लंबी सांस ली। बेटा, तरक्की कौन नहीं चाहता? मैं तो खुद चाहता हूँ तू आगे बढ़े, पर इतनी दूर? शोभा देवी की आंखों से आंसू छलक आए। पंकज बेटा, तू इतनी दूर चला जाएगा तो वहां कौन रखेगा तेरा ख्याल? खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का। और तू भी कैसे रहेगा अकेला? पंकज ने उन्हें हंसकर समझाया। अरे पिताजी, अब वो जमाना नहीं रहा जब कोई विदेश गया तो सालों साल उसकी शक्ल नहीं दिखती थी। अब तो वीडियो कॉल का जमाना है। जब दिल करे बस एक बटन दबाओ और मैं सामने। बस 3-4 साल की बात है। इतना परेशान मत हो। मैं तो सोच रहा हूँ कभी कभार आप दोनों को भी वहां घुमाने ले जाऊंगा। फ्लाइट से बस कुछ घंटे लगेंगे। आप लोग भी बाहर की दुनिया देख लेना। सोचो माँ, आप गॉगल्स लगाकर बढ़िया सा वेस्टर्न गाउन पहनकर न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमेंगी और सब कहेंगे ये है पंकज की मॉम। शोभा देवी मुस्कुराकर शर्मा गई। अरे राम राम, मैं और वह भी विदेशी कपड़े, लोग क्या कहेंगे? और आप पिताजी, आप तो सूट बूट में बिल्कुल किसी अफसर जैसे लगोगे। हाथ में छड़ी होगी और पूरे रौब के साथ अमेरिका घूमोगे और मैं बोलूंगा ये है मेरे पापा मिस्टर मोहनलाल। पंकज की बातें सुनकर मोहन जी ने गंगा की ओर देखा। फिर एक ठाका लगाते हुए बोले, देख रही हो शोभा, हमारा बेटा कैसी कैसी बातें बनाकर हमें फंसला रहा है। शोभा देवी की आंखों से आंसुओं के बीच हल्की सी हंसी झलक गई और उन्होंने बेटे का सिर प्यार से सहलाया। मैं तो भगवान से यही मांगूंगी बेटा, तू जहां भी रहे खुश रहे। पंकज ने झुककर माँ के पैर छुए और वादा किया, माँ, पिताजी, वहां जाकर भी मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूंगा। कभी महसूस ही नहीं होगा आपको कि आपका बेटा आपसे दूर है। अचानक उनकी आंखें खुली और अतीत में खोई शोभा देवी वर्तमान में लौट आई। वे सामने लगी अपने बेटों की तस्वीर को ताकते हुए सोच रही थी, कितने वादे करके गया था मेरा बड़ा बेटा। रोज बातें करेगा, हमें घुमाएगा। कहाँ गए वो वादे? अब तो फोन भी नहीं करता। हम करते हैं तो कह देता है बिजी हूँ माँ। कैसी बिजी जिंदगी होगी जिसमें माँ बाप के लिए वक्त नहीं। उनकी लंबी सांस ने सीने का बोझ हल्का करने की नाकाम कोशिश की। मोहन जी ने उनकी तंद्रा तोड़ी। क्या हुआ शोभा, किस सोच में पड़ी है हमारी अर्धांगिनी? उनकी आवाज में चिर परिचित ठिठोली थी। शोभा देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पंकज की याद आ गई थी। समझ तो मैं भी गया था। मोहन जी मुस्कुराए। आप भी ना? शोभा देवी ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। बड़ा बेटा हमें भूल गया तो क्या? हमारा छोटा बेटा अरुण तो है ना, कम से कम जब दिल करता है उसे जाकर हम मिल तो सकते हैं ना। मोहन जी ने बताया कि अरुण का फोन आया था और वो दिवाली पर घर आने वाला है। शोभा देवी की आंखों में एकाएक चमक आ गई। अच्छा, क्या कह रहा था मेरा बेटा? मोहन जी ने फोन मिलाकर शोभा देवी की ओर बढ़ाया। अरे, तुम खुद ही बात कर लो। दूसरी ओर से अरुण की हंसती मुस्कुराती आवाज आई। माँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आप और पिताजी कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। माँ, मैं सोच रहा था इस बार दिवाली पर घर आऊंगा और हाँ, आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर आऊंगा। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज बेटा? शोभा देवी ने बेसब्री से पूछा। पर उधर से अरुण बस हंस पड़ा। वह तो आने पर ही बताऊंगा माँ, अभी सब्र रखो। दिवाली आते आते घर में रौनक छा गई। अरुण जब आंगन में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी।
उसने तस्वीर माँ बाप को थमाते हुए कहा, देखिए माँ पिताजी, ये है मेरा सरप्राइज। मोहन जी ने चश्मा ठीक किया। ये कौन है बेटा वो? माँ पिताजी, ये रुचि है, मेरे साथ ही ऑफिस में काम करती है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी भी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बस आप दोनों की इजाजत चाहिए। शोभा देवी और मोहन जी कुछ पल हक्के बक्के खड़े रहे, मगर तस्वीर में लड़की की सादगी, उसका मासूम सा चेहरा और बेटे की खुशी देखकर दोनों का दिल पिघल गया। शोभा देवी ने बेटे का माथा चूम लिया। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा, हम तो राजी हैं। गांव का छोटा सा आंगन फिर से चहक उठा। बड़े बेटे की शादी देखने का जो अरमान मन ही मन रह गया था, वह छोटे बेटे की शादी में पूरा हो गया। धूमधाम से शादी हुई। अरुण और रुचि का ब्याह गुरुग्राम के एक बड़े हॉल में रचाया गया। दिन यूं ही परिंदों की तरह उड़ते गए। अरुण और रुचि की शादी को 1.5 साल होने को आए थे। एक दिन अरुण का फोन आया, माँ पिताजी, एक खुशखबरी है, रुचि माँ बनने वाली है, आप दोनों को आना ही पड़ेगा, हमें आप लोगों की जरूरत है। यह सुनते ही शोभा देवी की आंखों से खुशी के आंसू झरझर बह निकले। इस उम्र में पोते को गोद में खिलाने से बड़ा सुख भला क्या हो सकता था। डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही दोनों गुरुग्राम पहुंच गए। फिर वह दिन भी आया जब रुचि ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। शोभा देवी पोते को गोद में लेकर जैसे अपनी सारी ममता उसी छोटे से बच्चे पर उड़ेल देना चाहती थी। बहू रुचि की सेवा में शोभा देवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह उठकर बहू को गुनगुना दूध देना, हरी सौंफ का पानी बनाना, सबके लिए पौष्टिक भोजन तैयार करना और उस नन्हे से पोते की बादाम के तेल से रोज मालिश करना, यह सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। मोहन जी तो पोते को देखते ही जैसे उम्र के 20 साल पीछे लौट जाते। उसे गोद में झुलाने के लिए झुकती कमर फिर से सीधी हो गई। रुचि भी अपनी सास की ममता देखकर अक्सर शोभा देवी का हाथ थामकर कहती, माँ आपके बिना तो मैं बिल्कुल नहीं संभाल पाती। शोभा देवी बस मुस्कुरा देती। उनके लिए तो यही सबसे बड़ी तसल्ली थी कि बड़ा बेटा भले ही दूर चला गया हो, लेकिन छोटे बेटे के घर में उन्हें वह अपनापन मिल गया जो उनका बुढ़ापा आराम से काटने के लिए काफी था। जब पोता 6 महीने का हुआ तो शोभा देवी और मोहन जी ने सोचा अब कुछ दिन गांव चला जाएं। हालांकि उनका मन अब पोते से अलग होने का बिल्कुल नहीं करता था, मगर गांव का घर भी तो देखना था। पोते के 6 महीने पूरे होते ही दोनों वापस गांव लौटे और अपनी पुरानी दिनचर्या में फिर से वापस आ गए। कुछ ही हफ्ते बीते थे कि अरुण का फिर से फोन आ गया, माँ पिताजी अब आप लोग वापस आ जाइए, यहाँ रुचि को बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा है और मैं तो कहता हूँ अब आप यहीं रहना। मोहन जी ने ठंडी सांस ली। बेटा कुछ दिनों के लिए तो सही था, लेकिन हमेशा के लिए? मेरा मतलब है वहाँ तो 2 ही कमरे का फ्लैट है, हम वहाँ रहेंगे तो तुम दोनों को परेशानी होगी। अरुण ने हंसते हुए कहा, परेशानी कैसी पिताजी? मैंने सोचा है गांव का मकान बेच देते हैं, जो थोड़ी बहुत जमीन वहां पर है वह भी बेच देंगे, फिर यहाँ गुरुग्राम में एक बड़ा फ्लैट ले लेते हैं, सब साथ रहेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहन जी ने एक पल को गहरी सांस भरी। मैं तुझे बाद में फोन करके बताता हूँ, कहकर मोहन जी ने फोन रखा। गांव का मकान बेचने का उनका बिल्कुल दिल नहीं था। वे सोच में पड़ गए। गांव का घर, वो आंगन, वो खेत खलिहान सब छोड़ना आसान ना था, लेकिन शोभा देवी अपने बेटे बहू और पोते के साथ रहना चाहती थी। उन्होंने कहा, मेरा मन तो बस अपने सोनू के पास रहने को करता है, बच्चे बुला रहे हैं तो क्यों ना चले। मोहन जी ने उनकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम्हारी इच्छा है तो मेरी भी यही इच्छा है शोभा। कुछ ही समय में गांव का घर और जमीन बिक गई। उस पैसे से अरुण ने गुरुग्राम में एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया, जहां शोभा देवी और मोहन जी अपने बेटे बहू और पोते के साथ हमेशा के लिए रहने आ गए। अरुण और रुचि की जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। रुचि ने कुछ महीनों की छुट्टी के बाद अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली। शहर की भागदौड़ में वह सुबह जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल जाती और अरुण भी अपने काम में व्यस्त रहता। मोहन जी और शोभा देवी ने घर की जिम्मेदारियां खुशी खुशी संभाल ली। मोहन जी सुबह सुबह पास की मार्केट से ताजे फल, सब्जियां, दूध और किराने का सामान ले आते। शोभा देवी दिन भर सोनू को संभालती, उसकी मालिश, नहलाना, खिलाना और फिर रसोई घर का सारा काम करने के बाद कपड़े भी धो देती। रुचि सुबह जल्दी उठकर
अपना और अरुण का टिफिन तैयार कर लेती थी और बाकी सबके लिए नाश्ता बनाकर रख देती थी। शोभा देवी उसकी मदद करती और रुचि उनकी तारीफ करते नहीं थकती थी। माँ जी, आप न होती तो मेरा क्या होता, वो हंसते हुए कहती। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। रुचि को ऑफिस की जल्दबाजी में देर होने लगी। एक सुबह उसने शोभा देवी से कहा, माँ जी, आज आप ही नाश्ता बना दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। शोभा देवी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। फिर यह आज धीरे धीरे हर दिन का नियम बन गया। रुचि अब सुबह का सारा काम, नाश्ता, टिफिन, सब कुछ शोभा देवी पर छोड़ने लगी। माँ जी, आप तो किसी जादूगर की तरह सारा काम निपटा देती हैं, वो हल्के से हंसकर कहती और बैग उठाकर निकल जाती। रात का खाना भी अब शोभा देवी ही बनाती थी। देखते ही देखते 6 साल गुजर गए, लेकिन आज भी शोभा देवी ही घर के सब काम संभालती थीं। सुबह की भागदौड़, सबका खाना बनाने की जिम्मेदारी, सब कुछ उनके बूढ़े कंधों पर आकर टिक गया था। उस सुबह भी जैसे ही आंख खुली तो घड़ी में 6 बज रहे थे। शोभा देवी ने एक पल को माथा पकड़ा। हे भगवान, आज फिर से देर हो गई। वह जल्दी से ओढ़नी समेट कर उठी। तभी मोहन जी सुबह की सैर करके वापस आए और बोले, अरे अरे, ऐसे कहाँ भाग रही हो, सब ठीक तो है? शोभा देवी ने जल्दी से ओढ़नी सिर पर ठीक की। कुछ नहीं, सोनू के स्कूल की बस आने वाली होगी, मैंने उसका टिफिन भी नहीं बनाया, दूध भी नहीं गर्म किया। मोहन जी ने चश्मा पहना और अखबार उठाते हुए बड़बड़ाए, मेरे लिए भी चाय। तभी शोभा देवी ने झुंझलाकर कहा, पहले सोनू का टिफिन देख लो, फिर आपकी चाय बनाती हूँ। कहते कहते वह तेजी से रसोई में घुस गई। जल्दी से पोहे बनाने लगी। एक तरफ पोहे पलट रही थी तो दूसरी तरफ दूध गर्म करके रख दिया। साथ ही सोनू का फ्रूट बॉक्स भी तैयार कर दिया। उधर मोहन जी कुर्सी पर बैठे अखबार में खबरें पढ़ते हुए अपनी चाय का इंतजार करते रहे। सोनू के काम से फ्री होकर अभी शोभा देवी ने केतली में चाय चढ़ाई ही थी कि बाहर से उनके पोते सोनू की खींचती सी आवाज आई, दादी, आपने मेरी पानी की बोतल नहीं भरी क्या? लो, मेरी बस भी आ गई। दादी, जल्दी से पानी की बोतल दो। शोभा देवी ने झट से बोतल उठाई और भरने लगी। तभी बाहर से बहू की आवाज तीर की तरह आई, माँ जी, क्या है ये? सोनू की बस हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रही है और आपने अभी तक उसे बोतल भी नहीं दी। इतनी बार कहा है, सुबह सब लोगों को जल्दी जाना होता है तो फुर्ती से हाथ चलाया करो, पर नहीं, आपसे तो कोई काम वक्त पे होता ही नहीं। हर रोज आपकी वजह से लेट हो जाता है सोनू। शोभा देवी एक पल को ठिठकी। वो बहू, बस आज उठने में देर हो गई थी, उन्होंने बाहर आते हुए कहा। लेकिन तभी रुचि गुस्से से चिल्लाई, कौन सी नई बात हो गई थी माँ जी? रोज यही बहाना होता है आपका तो। सामने अरुण खड़ा था, टाई बांधता हुआ। लेकिन मजाल है, वह अपनी पत्नी को टोके और कहे कि माँ को डांटने की बजाय यह काम उसे खुद करना चाहिए। शोभा देवी ने अरुण और रुचि का टिफिन भी पैक करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया और मोहन जी की चाय लेकर वापस कमरे में आ गए। अपनी चाय नहीं लाई शोभा, वे बोले। शोभा देवी का दिल बेहद दुखी हो चुका था। कुछ कहा नहीं, पर भीगी आंखें मोहन जी से छिप नहीं पाई। मोहन जी ने गौर से देखा। क्या हुआ शोभा, फिर से किसी ने कुछ कहा तुमसे? शोभा देवी ने आंखें ऊंची कर सहज होने का दिखावा करते हुए धीमे से बोली, कुछ नहीं जी, बस बहू कह रही थी रोज देर हो जाती है। ठीक ही तो कहती है, मुझसे ही अब जल्दी काम नहीं होता। मोहन जी की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उभर आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर शोभा देवी का कांधा सहलाया। अरुण ने कुछ सुना नहीं क्या? वो बोल नहीं सकता था कि माँ की मदद कर दे? सब तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रखा है। शोभा देवी ने फीकी सी हंसी से बात काट दी। छोड़ो जी, किसे समझाऊं? बहू बेटा है, वही तो अपने हैं। 2 बातें सुन लूंगी तो क्या? मोहन जी कुछ पल चुप रहे और बोले, शोभा, तुम भी इंसान हो, इस उम्र में पूरा घर संभाल रही हो। दिन भर रसोई के काम और घर के बाकी काम करते करते तुम भी थक जाती हो। कम से कम इज्जत तो मिलनी चाहिए। यह भी कोई माँ बाप से बात करने का तरीका होता है? मैं अभी उनसे बात करता हूँ। शोभा देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस जी, चुप रहो, कुछ कहोगे तो बात बढ़ जाएगी। मैं सब संभाल लूंगी जैसे आज तक संभाला है। मोहन जी की आंखों में नमी उतर आई। शोभा देवी के कहने पर वह चुप रहे। चाय नाश्ता करने के बाद मोहन जी ने शोभा देवी से कहा, शोभा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ,
मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, वह करवा लाऊंगा और हाँ, फल सब्जियां भी ले आऊंगा। उन्होंने कुछ पैसे उठाए और घर से निकल गए। शोभा देवी फिर से घर समेटने में जुट गई। सोनू की किताबें ठीक की, बर्तन धोए और कपड़े तह किए। शरीर थक चुका था, पर वह चुपचाप काम करती रही। दोपहर तक मोहन जी लौटे, पर उनके चेहरे पर उदासी थी। शोभा देवी ने गौर से देखा और पूछा, जी क्या हुआ, चेहरा क्यों लटका है? मोहन जी ने गहरी सांस ली और बोले, शोभा, मैंने अभी गांव में अपने दोस्त चरणदास को फोन किया। सुनकर दिल बैठ गया। उनकी पत्नी तुम्हारी सहेली सुमित्रा, उसका 1 हफ्ते पहले देहांत हो गया और हमें खबर तक नहीं हुई। शोभा देवी का चेहरा पीला पड़ गया। हाय राम, सुमित्रा, उनकी आंखें फिर से नम हो गई। हमें उन्होंने बताया क्यों नहीं? मोहन जी की आवाज में गुस्सा और दर्द था। चरणदास ने बताया कि उसने मेरे नंबर पर फोन किया था खबर देने के लिए। मेरा फोन बंद आने पर उसने अरुण को फोन करके खबर दी थी, पर अरुण ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। शाम को जब अरुण और रुचि ऑफिस से लौटे तो मोहन जी ने अरुण से सवाल किया, बेटा, चरणदास ने तुझे सुमित्रा के देहांत की खबर दी थी ना, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? रुचि ने बीच में ही जवाब दिया, अरे अगर बता देते तो आप दोनों उठकर गांव चले जाते, फिर यहाँ का काम कैसे होता? मैं नौकरी करती हूँ, दिन भर ऑफिस में खटती हूँ, फिर घर आकर खाना भी मैं ही बनाऊं। मोहन जी और शोभा देवी को जैसे जोर का झटका लगा। रुचि के विचार सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। बहू, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? रिश्तेदारी और जात बिरादरी में तो सुख दुख में जाना पड़ता है। तुम बहू हो घर की, यह बात तो तुम्हें समझनी चाहिए। अच्छा, बहू हूं तो क्या करूं? सारा काम धाम छोड़कर घर पर बैठने से तो रही। यह बात अच्छी तरह जान लीजिए, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी घर का खर्चा चल रहा है। इसलिए चुपचाप यही रहिए और घर संभालिए। कहते हुए रुचि अपने कमरे में चली गई और अरुण भी चुपचाप उसके पीछे हो लिया। शोभा देवी का मन और भारी हो गया। 1 सप्ताह बाद शोभा देवी और मोहन जी की शादी की सालगिरह थी। शोभा देवी सुबह से चुप थी, उदासी में रसोई में काम करती रही। मोहन जी से उनकी उदासी देखी ना गई। वह पास आए और बोले, शोभा, क्यों ना आज हम दोनों कहीं घूम आए? मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने चले। तुम भी तो घर में रहते रहते थक गई होगी। मेरा भी मन है इस बड़े शहर में थोड़ा सा हम भी घूम फिर कर आए। रात को बाहर ही खाना खाएंगे। शोभा देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। मगर जी, बच्चों का खाना? अरे शोभा, एक दिन तो रुचि बहू संभाल लेगी। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आज शाम को चलते हैं। शाम को शोभा देवी ने अपनी पसंदीदा नीली साड़ी पहनी, अच्छे से तैयार हुई और मोहन जी भी कुर्ता पायजामा पहनकर तैयार हो गए। दोनों मल्टीप्लेक्स पहुंचे, एक बढ़िया सी फिल्म देखी और रात को पास के रेस्टोरेंट में गर्मा गर्म दाल बाटी का आनंद लिया। शोभा देवी की हंसी कई दिनों बाद लौटी थी। कितना अच्छा लग रहा है आज बाहर निकलकर, वो बोली। लगता है जैसे वही पुराने दिन लौट आए। लेकिन जब रात के 10 बजे वे घर लौटे तो रुचि ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये क्या माँ जी, आप लोग रात के 10 बजे घर लौट रहे हैं? मैं ऑफिस से थक हार कर आई और घर पर खाना भी मुझे बनाना पड़ा। आखिर गए कहाँ थे आप लोग? शोभा देवी ने धीरे से कहा, वो बहुत समय से मन कर रहा था फिल्म देखने का, तो तेरे ससुर जी ने कहा कि क्या फिल्म देखने गए थे? शोभा देवी की बात पूरी होते ही रुचि ने तंज कसते हुए कहा, मतलब हजारों रुपए बाहर उड़ाकर आ गए। हम यहाँ दिन रात कमाते मर जाए और आप दोनों फिजूल खर्ची करते रहे। मोहन जी का चेहरा लाल हो गया। फिजूल खर्ची? अगर हमने अपने लिए थोड़े पैसे खर्च किए, ये फिजूल खर्ची हो गई। अरुण, क्या कह रही है तेरी पत्नी? तुझे सुनाई नहीं देता? अरुण ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, पिताजी, रुचि ने क्या गलत कहा? हम दिन रात एक करके पैसा कमा रहे हैं और आप लोग घर का काम छोड़कर घूमने निकल गए। गए तो गए, इतने पैसे भी खर्च कर डाले। मोहन जी ने गहरी सांस ली और कांपते हुए शब्दों में कहा, मत भूलो अरुण, यह मकान जिसमें तुम लोग ऐश कर रहे हो, मेरे ही पैसों से खरीदा गया है। अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर तुम्हारे लिए यह शहर में घर लिया, ताकि बुढ़ापे में बेटा पास रहेगा, और आज तुम्हें हमारे 2 पैसे खर्च करने भी चुभने लगे। अरुण ने जैसे अपनी आंखें झुका ली, पर रुचि अपनी जगह पर खड़ी रही। बेशर्मी से आंखें तरेरते हुए बोली, तो क्या हुआ?
पैसे लगाए हैं तो रहने को भी तो मिल रहा है ना आपको इस मकान में, फिर भी शिकायतें कर रहे हैं। मोहन जी का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने तमतमाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, नहीं रहना हमें यहाँ पर। अगर इतना ही एतराज है हम लोगों के बाहर निकलने से तो हमारे पैसे लौटा दो, हम कहीं और रह लेंगे। रुचि की आंखों में आग उतर आई। गुस्से से कांपते हुए बोली, कौन से पैसे? वह तो आपने अपनी मर्जी से लगाए थे और अब ये मकान मेरे नाम पर है, तो अब जैसा मैं चाहूंगी आप दोनों को वैसे ही रहना पड़ेगा, समझे? शोभा देवी के गले से कोई शब्द निकला ही नहीं, बस आंखों में नमी तैर गई। मोहन जी की आवाज भर्रा गई, मतलब खून पसीना एक करके वह सब कमाया था मैंने। रुचि ने मुंह फेर लिया। अरुण कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। दोनों अपने कमरे में ऐसे चले गए जैसे कोई फैसला सुनाकर अदालत बंद हो गई हो। शोभा देवी और मोहन जी वही हॉल में एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। ना कोई जवाब दिया, ना सवाल किया, बस मन के भीतर कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। मोहन जी ने बिस्तर पर बैठते हुए लंबी सांस ली। शोभा, मैं तो कब से कह रहा हूँ, ये गुलामी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि चलो अपने गांव वापस चले, कम से कम अपनी मर्जी से तो जी सकेंगे। शोभा देवी ने फीकी मुस्कान से उन्हें देखा। कहाँ जाएंगे गांव में? अब तो हमारा वह घर भी नहीं रहा, जमीन भी बेच दी, सब कुछ तो हमने अरुण के कहने पर ही छोड़ा था। सोचा था बेटा साथ रहेगा तो बुढ़ापे में सहारा बनेगा, पर देखो वही आज कैसी बातें सुना गया। मोहन जी ने गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू करते हुए कहा, गुलामी तो अब बर्दाश्त नहीं होती शोभा, बेटा बहू से ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी, कभी सोचा था? कम से कम वहां गांव में रहते हुए यह दिन तो नहीं देखने पड़ते। शोभा देवी ने आंखों के कोने में ठहरे आंसू पोंछे और धीरे से बोली, सारी गलती तो मेरी ही है जी। अच्छे खासे गांव में चैन से जी रहे थे, लेकिन मैंने ही बेटे और पोते के प्यार में पड़कर आपसे जिद की कि सब बेचकर शहर चलते हैं, साथ रहेंगे, यही सोचा था, पर यह सब क्या बन गया हमारे साथ। मोहन जी खामोश रहे। उनका सिर शोभा देवी के कंधे पर टिक गया। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर मोहन जी बोले, बहुत रात हो गई है, चलो सोते हैं, सुबह देखेंगे क्या करना है। अगली सुबह 7:30 बजे थे जब रुचि की तीखी आवाज ने घर की दीवारें हिला दी। अरुण, देखो तो तुम्हारी माँ ने फिर नाश्ता नहीं बनाया। हर रोज की यही आदत है, मुझे रोज ऑफिस जाने में देर करवा देती है यह औरत। ना सोनू का टिफिन पैक किया, टिफिन तो छोड़ो, कुछ बनाया तक नहीं। आज तो हद हो गई, समझती क्या है ये खुद को। वह बड़बड़ाती हुई शोभा देवी और मोहन जी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा खाली था, ना तो वहां शोभा देवी थी, ना ही मोहन जी। रुचि गुस्से से कांप गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वे दोनों कब और कहां चले गए। उसने अरुण को आवाज दी। उसे भी कुछ मालूम नहीं था कि वे दोनों कहां गए। अरुण ने पिता को फोन मिलाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। रुचि सिर पकड़कर बैठ गई, यह सोचकर कि सुबह सुबह घर का सारा काम अब उसे ही करना पड़ेगा। इधर दूसरी ओर शोभा देवी और मोहन जी सुबह की पहली बस पकड़कर अपने गांव पहुंच चुके थे। सूरज की किरणें उस मिट्टी पर पड़ रही थी जिसे छोड़ने का दर्द आज भी उनके सीने में चुभता था। वे सीधे अपने पुराने मित्र चरण दास के घर गए, जिनकी पत्नी सुमित्रा का हाल ही में देहांत हुआ था। मोहन जी ने दोस्त से मिलकर उनकी पत्नी के जाने का शोक प्रकट किया। चरण दास जी की बहू चाय पानी लेकर आई। थोड़ी ही देर बाद उसने प्यार से खाना बनाया और परोसा। शोभा देवी और मोहन जी ने देखा कि चरण दास जी की बहू कितनी चुस्ती से काम कर रही थी। उसका हंसमुख स्वभाव और ससुर के प्रति सम्मान देखकर शोभा देवी का मन भर आया। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है बहू ने, मोहन जी ने तारीफ की। खाया तो जैसे तन मन तृप्त हो गया। चरण दास जी मुस्कुराए। मेरी बहू तो लाखों में एक है, बेटा बहू दोनों खूब सेवा करते हैं। सुमित्रा जब 2 महीने बिस्तर पर थी, दोनों ने दिन रात एक कर दिया था। ऐसे बेटा बहू नसीब वालों को ही मिलते हैं। यह सुनकर मोहन जी को रुचि की जहर सी तीखी बातें याद आ गईं। उनकी आंखें नम हो गईं। शोभा देवी ने भी पल्लू से अपनी आंखें पोंछी। क्या हुआ मोहन? चरणदास जी ने चिंता से पूछा। सब ठीक तो है। मोहन जी कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उन्होंने टूटे शब्दों में सब कह सुनाया। कैसे बेटा बहू ने सारी जायदाद हथिया ली, इसके बावजूद भी उन्हें बातें सुनने को मिलती हैं।
कैसे मकान भी उन्होंने अपने नाम करवा लिया और अब वे मालिक बनकर हुक्म चला रहे थे। सब बताते बताते मोहन जी का गला रुंध गया। चरणदास जी अचरज में रह गए। कुछ पल बाद बोले, मोहन, तू कब से हार मानने लगा? कानून भी तो कोई चीज होती है। मैं अभी अपने बेटे से मिलवाता हूँ। तू जानता है मेरा बेटा वकील है। तेरी मेहनत की कमाई से वह घर खरीदा गया। वह तुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। चरणदास जी ने उसी वक्त अपने बेटे रमेश को बुलवा भेजा। रमेश शहर का नामी वकील था। उसे जैसे ही मोहन जी और शोभा देवी की कहानी पता चली, उसके होश फाख्ता हो गए। काका काकी, आप चिंता मत कीजिए। आप दोनों के साथ जो हुआ वह सिर्फ अन्याय नहीं, एक बहुत बड़ा अपराध है। खून पसीने से कमाए पैसे किसी और के नाम ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैंने ऐसे कई केस देखे हैं। आप बस मुझे बताइए कि वह मकान और जमीन बेचकर जो पैसा आया वह किसके खाते में और कैसे ट्रांसफर हुआ। मोहन जी ने मकान बेचने, खाते से ट्रांसफर और दस्तखत की सारी बातें एक एक करके बताई। रमेश ने ध्यान से सब सुना। आप दोनों को यह जानकर तसल्ली होगी कि बुजुर्ग माता पिता को बेटा बहू ऐसे बेघर नहीं कर सकते। कानून में साथ है। अगर माता पिता ने अपनी संपत्ति बेटे को दी है और वह उनकी देखभाल नहीं करता तो वह संपत्ति वापस ले सकते हैं। और अगर धोखे से दस्तखत कराए गए हैं तो केस और भी मजबूत है। आप बस अब हिम्मत मत हारिए। शोभा देवी की आंखें डबडबा गईं। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। बस न्याय दिला दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। अगले ही दिन मोहन जी और शोभा देवी शहर लौट आए। इतवार का दिन था। घर का दरवाजा खोलते ही अंदर से रुचि की करकती आवाज आई। कहाँ थे आप लोग? बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे? कल से मेरी हालत खराब हो गई। सब काम मुझ पर छोड़कर चले जाते हैं। कोई जवाब है आपके पास? मोहन जी ने एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। अरुण भी अंदर से निकल आया, माथे पर बल, गुस्से से लाल। पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है, अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहिए। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। जब मर्जी चले गए, जब मर्जी लौट आए। हम यहाँ नौकर नहीं हैं आपके। शोभा देवी ने पथराई आंखों से बेटे को देखा। मन में बहुत कुछ था कहने को, पर शब्द वही दम तोड़ गए। मोहन जी ने एक लंबी सांस ली। बिना कुछ कहे वह कमरे में गए। 2 बैग निकाले और चुपचाप अपने सभी कपड़े और जरूरी चीजें पैक की। घर से निकलते वक्त दोनों ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरुण और रुचि चिल्लाते ही रह गए, अरे सुनिए तो, कहाँ जा रहे हो अब? ऐसे कैसे चले जाओगे? लेकिन अब वह आवाजें दीवारों से टकराकर रह गई। मोहन जी और शोभा देवी घर की दहलीज लांग कर चले गए। शाम होते होते अरुण और रुचि अपनी ही सोच में डूबे बैठे थे। तभी मोबाइल बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। अरुण ने कॉल रिसीव की। हाँ? उधर से सख्त आवाज आई, मिस्टर अरुण, हम लोकल पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपके और आपकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी की कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। कल सुबह 11 बजे तक थाने में हाजिर हो जाइए, वरना पुलिस आपके घर आकर गिरफ्तार करेगी। सुनते ही अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। रुचि का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। अरुण की जुबान लड़खड़ाई। पुलिस में शिकायत कर दी है उन्होंने। उसी घबराहट में वह अपने दोस्त को लेकर शहर के एक नामी वकील के ऑफिस पहुंचा। सारा किस्सा खुलकर बता दिया। कैसे मकान बिकवाया, साइन करवाए, खाते से पैसा ट्रांसफर कराया। वकील ने फाइल बंद की, कुर्सी पीछे सरकाई और तीर जैसी एक बात कही, मिस्टर अरुण, ये सीधा सीधा धोखाधड़ी का केस है। आपके पिता ने ठान लिया है तो यकीन मानिए, आप चाहकर भी नहीं बच सकते। सबूत आपके खिलाफ बोलेंगे और पुलिस आपको घसीटकर जेल में ले जाएगी। समझदारी इसी में है कि तुरंत अपने माता पिता के साथ समझौता कर लीजिए, कैसे भी करके, और जो उनका हक है वह चुपचाप लौटा दीजिए, वरना ये केस आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अरुण के माथे पर पसीना झलक आया। रुचि भी घबराई हुई थी। वे जो सोच रहे थे कि बूढ़े माँ बाप तो अब कुछ नहीं कर सकते, उनकी वह गलतफहमी टूट गई। थोड़ी ही देर में अरुण और रुचि बदहवास से गांव पहुंचे। मोहन जी किराए पर कमरा लेने के लिए किसी से फोन पर बात कर रहे थे। अरुण लपक कर मोहन जी के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरुण की आवाज हाँफ रही थी, रुक रुक कर निकल रही थी। आप हमारे साथ वापस घर चलिए। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई आपसे हाथ भी नहीं लगवाएगा काम में। जो आप चाहेंगे वही होगा। आप बाहर घूमे फिरे, जितने पैसे चाहे खर्च करें। पिताजी, बस शिकायत वापस ले लीजिए। रुचि भी थरथरापी आवाज में बोल पड़ी।
माँ जी, हम आपके बिना अधूरे हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कसम खाती हूँ अब कभी भी कोई बदतमीजी नहीं होगी। आप लोग चलिए हमारे साथ। उस घर को और हम लोगों को आपकी जरूरत है। माँ जी प्लीज। मोहन जी एक पल को सुनते रह गए, फिर धीमे पर साफ शब्दों में बोले, बेटा, एक बार तुम पर भरोसा करके सब कुछ खो चुका हूँ। अब दूसरी बार वही भूल नहीं करूंगा। अब ना तो तुम्हारी बातें सुननी है, ना तुम्हारे झूठे वादे। हमें तो बस हमारा हक चाहिए। जितना हमसे लिया है वह पैसा वापस करो, फिर जहां दिल चाहे वहां रहो, जैसे चाहे जियो। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। हम आपके ही बच्चे हैं। हमें पता है कि हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। प्लीज हमें माफ कर दो ना। मगर तभी बरामदे के कोने में खड़ा रमेश, चरणदास जी का बेटा और उनका वकील, आगे आया। उसने सख्त आवाज में कहा, देखिए, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों ने धोखा किया है अपने ही माँ बाप के साथ। अब अगर वाकई जेल से बचना चाहते हो तो जितना पैसा इनसे लिया है सब वापस करो, वरना मामला तो कोर्ट में जाएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ कि पुलिस तुम्हारी गर्दन से पकड़कर तुम्हें हवालात तक पहुंचाएगी। तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी की ऐसी ऐसी धाराएं लगेंगी कि सालों तक जेल की सलाखें गिनते रहोगे। अरुण की गर्दन झुक गई। वह कांपती आवाज में बोला, लेकिन पैसे तो मेरे पास नहीं है। इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? माँ, आप तो हम पर तरस खाओ। ये तुम्हारा सिरदर्द है। अरुण, पैसा चाहिए तो मकान बेचो, गाड़ी बेचो, उधार लो या कुछ भी करो। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पिता ने इतने सालों के ब्याज की मांग नहीं रखी, नहीं तो रकम इतनी बड़ी हो जाती कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम लोग तय कर लो कि पैसा लौटाना है या पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी है। नहीं, मैं वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर 1-1 रुपया लौटा दूंगा पिताजी का। बस शिकायत वापस ले लीजिए। शोभा देवी और मोहन जी की आंखों में पानी उतर आया, मगर रमेश ने 2 टूक कहा, जो कहा है वह लिखित में दो और दिए गए वक्त पर पैसा लौटाओ, वरना किसी माफीनामे का कोई मतलब नहीं होगा। अरुण ने कांपते हाथों से लिखा, मैं अरुण कुमार अपने माता पिता से ली गई 80 लाख की धनराशि को 1 महीने के अंदर अंदर लौटा दूंगा, वरना मैं कानूनी कार्यवाही झेलने को तैयार हूँ। 1 महीना बीतते ही अरुण और रुचि ने मजबूरी में अपना वही फ्लैट बेच दिया जो पिता के पैसों के बल पर खरीदा था। जितना पैसा मोहन जी ने अपनी मेहनत की कमाई से लगाया था, वह 80 लाख एक एक करके वापस लौटा दिया गया। गांव लौटकर मोहन जी ने उसी रकम से एक छोटा सा मकान खरीद लिया, जो उन्हें एक सुकून भरी जिंदगी देने के लिए काफी था। बाकी बचे पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दी ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यहाँ शहर जैसी चकाचौंध नहीं थी, पर यहाँ इज्जत थी, चैन था और आत्मसम्मान से रहने का गर्व था। अब यहाँ उन्हें कोई ताना नहीं देता था, कोई आंखें नहीं दिखाता था। यहाँ वह अपनी मर्जी के मालिक थे और बाकी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने लगे थे। अपने घर में दोनों बुजुर्गों के दिल में आज फिर से जीने की उमंग आ गई थी, क्योंकि उनके पास अब सबसे कीमती चीज थी, अपनी आजादी। तो दोस्तों, क्या मोहन जी ने अपने फैसले पर डटे रहकर सही किया? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप यह कहानी किस जगह से देख व सुन रहे हैं, यह भी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।